हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारी जिस टॉपिक पे क्लास होने जा रही है, कंटिन्यू क्लास है। हम IAS मेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। IAS मेंस की हमारी क्लासेस चल रही हैं। IAS मेंस में हमारा लोक प्रशासन सब्जेक्ट चल रहा है और उसमें भी हम पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और सेकेंड। तो पेपर फर्स्ट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। लोक प्रशासन हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अवकाश लाभ, यानी सरकारी कर्मचारियों को अवकाश लाभ के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या अवकाश लाभ से रिलेटेड बेनिफिट उनको मिलते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल बिंदुवार चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इफेक्टिव क्लास है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अवकाश लाभ से। जैसे आज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की हमारी 10वीं क्लास है। ये टॉपिक बहुत लंबा है आपका और हमारी आज 10वीं क्लास होने जा रही है। तो ये जो कार्मिक प्रशासन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका UPSC मेंस के हिसाब से, IAS मेंस के हिसाब से। लोक प्रशासन जो सब्जेक्ट है आपका ऑप्शनल, उसमें पेपर फर्स्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हुए इसको पढ़ें, फिर अपनी तैयारी करें, क्वेश्चन की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, क्योंकि IAS मेंस में आपको लिखना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। तो आप लोग उसका ध्यान रख के अपनी प्रिपरेशन करें। और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम है जो आपको तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो सकती है, बहुत अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप घर बैठकर भी IAS प्री मेंस इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आज आपका टॉपिक रहने वाला है वो है अवकाश के लाभ, यानी सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या अवकाश लाभ दिए जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हो या स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी हो, उसको कौन कौन से अवकाश लाभ मिलते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। और हर टर्म को मैं अच्छी तरह से यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। आपको वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छी तरह से देखना है और अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अच्छी तरह से देखें और उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन करें। तो आज जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रसूति छुट्टी। देखिए, प्रसूति छुट्टी, इसके मीनिंग से तात्पर्य है, प्रसूति का मतलब जो गर्भावस्था में जो लेडीज होती है उसको छुट्टी का क्या रूल्स है उनके लिए, विवाहित महिलाओं के लिए। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि प्रसूति छुट्टी का क्या तात्पर्य है। प्रसूति छुट्टी का मीनिंग ये होता है, ये उन विवाहित महिला कर्मचारी को दी जाती है जिनके 2 से कम जीवित बच्चे होते हैं। इसमें फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन है। प्रसूति छुट्टी उन विवाहित महिलाओं को दी जाती है, उन विवाहित महिला जो सरकारी कर्मचारी उसको दी जाती है जिसके 2 से कम जीवित बच्चे होते हैं। ये फिक्स रूल्स है, उसी को प्रसूति छुट्टी प्रदान की जाती है। ठीक है, और इसमें उसको उस छुट्टी के दौरान पूरा वेतन दिया जाता है और इसे हर प्रकार की छुट्टी से जुड़ा जा सकता है। इस छुट्टी, प्रसूति छुट्टी के दौरान उसका वेतन नहीं कटता है, पूरा वेतन उनको दिया जाता है और हर प्रकार की छुट्टी से इनको जोड़ा जाता है, यानी सरकार की तरफ से फुल बेनिफिट प्रसूति महिला को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें सभी वेतन प्रतियां तथा पेंशन के लिए इसे सेवा में गिना जाता है। इसमें जो भी सभी वेतन प्रतियां इनकी जो खोली है, जो भी पेंशन है, जो सर्विस फील्ड में जो इनका सर्विस रिकॉर्ड है, इस छुट्टी को उस पूरे सर्विस रिकॉर्ड में गिना जाता है। ठीक है, और 5वां वेतन आयोग जब लगा था, अभी 8वां वेतन आयोग लग चुका है वर्तमान में। 5वां वेतन आयोग के टाइम में सिफारिश की है कि सेवा में गर्भावस्था के दौरान प्रसूति छुट्टी कुल मिलाकर 135 दिन के लिए 2 बार में दी जाए। देखिए, 5वें वेतन आयोग में ये डिसीजन लिया गया था कि गर्भावस्था के दौरान जो महिला को 135 दिन की छुट्टी देनी चाहिए, वो भी 2 टुकड़ों में दी जानी चाहिए। ठीक है, 2 बार उसको दी जानी चाहिए और टोटल 135 दिनों की छुट्टी दी जानी चाहिए। अब देखिए, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, ये रूल्स है संविधान का कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 में ये लागू हुआ था। इसमें महिला कर्मचारियों को अवकाश 26 सप्ताह यानी 182 दिन कर दिया गया। जो 2017 में जो संशोधन हुआ था उसमें महिलाओं को अवकाश 26 सप्ताह यानी 182 दिन का ये कर दिया गया और ये बिल्कुल फिक्स है, फिक्स रूल से। इस बात को आपको याद रखना है कि 2017 में जो अवकाश है महिला को वो 182 दिन का कर दिया गया। ठीक है, हाँ जी। देखिए, आगे हम अवकाश लाभ में चर्चा करते हैं। जो आपका आगे का नेक्स्ट बिंदु है
वो है सेवानिवृत्ति लाभ। देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, सेवानिवृत्ति लाभ का मतलब ये होता है कि सेवा से आप निवृत्त, सेवा से फ्री होने के बाद में आपको कौन कौन से बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सेवानिवृत्ति लाभ का क्या मीनिंग होता है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कौन कौन से बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट आपको दिए जाते हैं। ठीक है, बिफोर रिटायरमेंट अलग बेनिफिट होते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट थोड़े अलग बेनिफिट होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है, इस लाभ के लिए जो धन एकत्रित करने के निम्न 3 उपाय है। देखिए सेवानिवृत्ति के टाइम में व्यक्ति को पैसा मिलता है विभिन्न सरकारी नियमों के माध्यम से, तो उसमें जो धन कलेक्ट करने के निम्न 3 उपाय हैं गवर्नमेंट के पास अकॉर्डिंग टू रूल, वो 3 उपाय कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला आपका उपाय है वो है अंशदायी पद्धति। देखिए नाम से स्पष्ट है, अंशदायी पद्धति, आंशिक अंशदायी पद्धति, गैर अंशदायी पद्धति, ये क्या पेंशन का नियम है, पेंशन की कोई एक स्कीम है, पेंशन से रिलेटेड एक रूल है कि आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि अभी गवर्नमेंट ने अंशदायी पेंशन योजना कर दी है, तो वो इसी से रिलेटेड है। अंशदायी पेंशन का मतलब ये गवर्नमेंट का पेंशन देने का कोई रूल है, अंशदायी पद्धति एक सिस्टम है। तो अंशदायी पद्धति में कर्मचारी का योगदान पूरा होता है वेतन कटौती के द्वारा। अंशदायी पद्धति में क्या होता है, जो कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन होता है वो पूरा होता है, वो सरकार को पूरा योगदान देते हैं वेतन कटौती के द्वारा। यानी उनकी अंशदायी पद्धति में ये होता है कि उसके वेतन में से कटौती होती रहती है विभिन्न रूल्स के माध्यम से, वो सरकार को पूरा सपोर्ट करते हैं। जब लास्ट में उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो वो सारा पैसा उनको मिल जाता है। जब उनकी सर्विस स्टार्ट होती है तभी से वो कटौती होना स्टार्ट हो जाती है, और जब रिटायरमेंट का टाइम आता है, जब वो रिटायर हो जाता है व्यक्ति, तो उस टाइम उसको उस सिस्टम के तहत सारा पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है। ठीक है, दूसरा जो उपाय है वो है आंशिक अंशदायी पद्धति। ये भी पेंशन का एक रूल्स है। आंशिक अंशदायी पद्धति में क्या होता है, सेवानिवृत्ति लाभ की लागत में कर्मचारी और सरकार दोनों भागीदारी होते हैं। इसमें क्या होता है, आफ्टर रिटायरमेंट कर्मचारी और सरकार दोनों भागीदार होते हैं, यानी कर्मचारी और सरकार दोनों मिलकर उस व्यक्ति को बेनिफिट देते हैं जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है। इस आंशिक अंशदायी पद्धति में ये सिस्टम होता है, यानी कर्मचारी और सरकार दोनों का रोल इसमें होता है, दोनों का रोल इसमें होता है। तीसरा जो उपाय है गैर अंशदायी पद्धति। देखिए गैर अंशदायी पद्धति में क्या होता है, सेवानिवृत्ति लाभों की लागत केवल सरकार उठाती है। देखिए गैर अंशदायी पद्धति में क्या होता है, सेवानिवृत्ति में जो भी लाभ उसको मिलता है, यानी जो भी सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाता है उसमें जो भी लाभ मिलते, जो भी पैसा मिलती है वो सारा सरकार उठाती है। सरकार के द्वारा ही उसको सारी सुविधा प्रदान की जाती है, सारा बेनिफिट सरकार के द्वारा ही प्रदान की जाती है। तो ये जो 3 मुख्य बातें मैंने आपको बताई है, आंशिक सबसे पहले बताई अंशदायी पद्धति, फिर आंशिक अंशदायी पद्धति, फिर गैर अंशदायी पद्धति, इन तीनों में क्या डिफरेंस है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पेंशन की स्कीम है। नेक्स्ट, भारत में सेवानिवृत्ति के जो लाभ है वो निम्न रूप प्रचलन में है। भारत में सेवानिवृत्ति के क्या क्या लाभ है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद क्या क्या लाभ भारत में दिए जाते हैं। सबसे पहला इसमें दिया जाता है पेंशन। आफ्टर रिटायरमेंट व्यक्ति को पर मंथ पेंशन दी जाती है, पेंशन के रूप में उसको पैसा मिलता है पर मंथ, और वो पेंशन विभिन्न नियमों के तहत निर्धारित की जाती है, निम्न प्रकार की होती है। अब पेंशन कौन कौन से टाइप की होती है उसको मैं आगे आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। आप अच्छी तरह से सुने और समझे कि पेंशन किस टाइप की होती है और कैसे दी जाती है, वो आपको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा। ठीक है, देखिए हम पेंशन के बारे में चर्चा कर रहे थे कि पेंशन कितनी टाइप की होती है, यानी आफ्टर रिटायरमेंट व्यक्ति को पेंशन के रूप में जो पेंशन दी जाती है वो कितने टाइप की होती है, किस प्रकार की होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले है सेवानिवृत्ति पेंशन। देखिए सेवानिवृत्ति पेंशन का क्या मीनिंग होता है इसको समझिए। सेवानिवृत्ति पेंशन, इसका तात्पर्य ये शब्द से स्पष्ट है कि सेवा से निवृत्त होने के बाद जो पेंशन आपको दी जाती है, यानी आपकी सेवा समाप्त हो गई है उसके बाद में जो आपको पेंशन दी जाती है उसको कहते हैं सेवानिवृत्ति पेंशन। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, ये उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जो सेवा की निश्चित अवधि को पूरा करने के बाद परंतु अधिवर्षता की आयु पूरी होने से पूर्व सेवानिवृत्त हुआ हो। देखिए इसके लिए फिक्स रूल्स है, ये उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसने अपनी जितनी सर्विस है, जैसे 60 ईयर की सर्विस होती है, 60 ईयर की सर्विस उसने कंप्लीट कर दी है और अधिवर्षता की आयु भी पूरी कर दी हो, उसको ये सेवानिवृत्ति पेंशन अलॉट की जाती है, दी जाती है। नेक्स्ट है असमर्थता पेंशन। अब देखिए असमर्थता पेंशन का मतलब क्या होता है।
ये किस कंडीशन में दी जाती है? असमर्थता इसके नाम से स्पष्ट है, कोई व्यक्ति असमर्थ है, अयोग्य है, उस समय ये पेंशन दी जाती है। तो असमर्थता पेंशन का मतलब ये हो गया कि उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जो शारीरिक अथवा मानसिक दुर्बलता के कारण सेवानिवृत्त हो। असमर्थता पेंशन उस कंडीशन में दी जाती है या उसके तहत दी जाती है जब व्यक्ति शारीरिक दुर्बलता या मानसिक दुर्बलता के कारण सेवानिवृत्त हो, यानी शारीरिक रूप से वो बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, उस बीमार होने की स्थिति में उसने जो पेंशन ले ली है तो वो असमर्थता पेंशन दी जाती है और सरकार के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको ये पेंशन प्रदान की जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से वह सेवा करने स्थायी रूप से असमर्थ हो गई, बिल्कुल सही बात है। असमर्थता पेंशन का मतलब ये है कि वो स्थायी रूप से सेवा करने में असमर्थ हो गया। ऑब्वियसली बात है कि कोई व्यक्ति बीमार है या शारीरिक रूप से वो संतुष्ट नहीं है, शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार है, तो वो ऑटोमेटिक असमर्थ हो गया, वो सेवा नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दे पाएगा, तो उस समय वो असमर्थता पेंशन ले लेता है और उस समय असमर्थता पेंशन के तहत उसको पेंशन दी जाती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्षतिपूर्ति पेंशन। देखिए क्षतिपूर्ति पेंशन का क्या तात्पर्य? क्षतिपूर्ति यानी कोई भी क्षति हो गई है, कोई नुकसान हो गया, उसकी पूर्ति करने के लिए जो पेंशन दी जाती है उसको कहते हैं क्षतिपूर्ति पेंशन। अब क्षतिपूर्ति पेंशन सरकारी कर्मचारी को किस कंडीशन दी जाती है? उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसका स्थायी पद समाप्त हो गया हो। क्षतिपूर्ति पेंशन उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसका स्थायी पद यानी जो फिक्स पद है उसका पहले से वो समाप्त हो गया हो। स्थायी पद समाप्त होने की कंडीशन में सरकारी कर्मचारी को ये क्षतिपूर्ति पेंशन ग्रांट प्रदान की जाती है। ठीक है, और उसी पद स्थिति के वैकल्पिक रोजगार का प्रबंध संभव नहीं हो, यानी जो पद समाप्त हो गया है उस पद का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है या निचले पद का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हो, या तो वो पद समाप्त हो गया है उसका कोई स्रोत नहीं है या निचले पद भी स्वीकार्य नहीं है, उस कंडीशन में सरकारी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति पेंशन सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। ये जो पेंशन के जो अलग अलग फार्मूले मैंने आपको बताए हैं वो बिल्कुल सही है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ये बिल्कुल रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, देखिए आगे पेंशन में क्या बताया गया है, अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन। देखिए अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन का मतलब क्या होता है कि ये सेवानिवृत्ति के बाद आपको अनिवार्य रूप से मिलेगी, इसके नाम से स्पष्ट है। अब इसमें क्या बताया गया है, इसका क्या मीनिंग होता है? उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है ये पेंशन जिसे दंड के स्वरूप में सेवा में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करते हैं। ये पेंशन उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है कि सेवा काल में, मान लीजिए सेवा काल में किसी सरकारी कर्मचारी को कोई दंड दिया गया, यानी कोई भी अधिकारी जैसे इंस्पेक्शन पे आ गया, इंस्पेक्शन के रूप में उसका काम सही नहीं था, उस स्वरूप में उसको दंड दिया गया हो, तो दंड स्वरूप उस समय उसको रिटायर कर दिया जाता है और उस समय ये सेवानिवृत्ति पेंशन दी जाती है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, ये उस कंडीशन में दी जाती है। नेक्स्ट है क्षति पेंशन। देखिए क्षति पेंशन, क्षति का मतलब होता है नुकसान, कोई भी नुकसान हो जाता है उसमें वो पेंशन कैसे दी जाती है? क्षति पेंशन में क्या मीनिंग होता है, उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसको सरकारी कार्यों में शारीरिक मानसिक क्षति पहुंची। देखिए ये उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है क्षति पेंशन। सरकारी कोई काम हो रहा है, जैसे सरकारी काम में जैसे कोई मारपीट हो गई, किसी ने मारपीट कर दी, आपको शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंच गई, उस समय सरकार के नियमों के अकॉर्डिंग उसे क्षति पेंशन दी जाती है। इसको असमर्थता पेंशन भी कहते हैं, क्षति पेंशन को असमर्थता पेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसको असमर्थता पेंशन भी कहते हैं, ये नाम पहले भी आ चुका है, अनकेपेबल पेंशन। ठीक है, नेक्स्ट जो पेंशन है वो है परिवार पेंशन। अब देखिए परिवार पेंशन का क्या तात्पर्य होता है, ये उस सरकारी कर्मचारी के परिवार को दी जाती है जिसकी सेवा काल में या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो गई। देखिए परिवार पेंशन उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है इन सर्विस, यानी सेवा काल में जब वो सर्विस कर रहा होता है या सेवानिवृत्ति के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है सेवानिवृत्ति के बाद या सेवा काल में, उस समय में ये पेंशन उसको प्रदान की जाती है, इस पेंशन नाम है परिवार पेंशन। ठीक है, और इसकी जो गणना है कर्मचारी द्वारा किए गए अंतिम वेतन या सरकार में अधिकतम वेतन के 30% के समान दर पर की जाती है। इसका जो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसका एक फिक्स रूल है। परिवार पेंशन यानी कर्मचारी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन, जो अंतिम वेतन उसने लिया है उसके आधार पर ये पेंशन अलॉट की जाती है, या फिर सरकार में जो अधिकतम वेतन है उसका 30% की समान दर पर ये पेंशन उस कर्मचारी को अलॉट की जाती है, उसके परिवार को ये अलॉट की जाती है, उस कर्मचारी नहीं, क्योंकि उसकी तो मृत्यु हो जाती है।
मृत्यु होने के बाद में जो पेंशन उसको दी जाती है वो इस नियम के तहत दी जाती है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। देखिए विभिन्न प्रकार की पेंशन के बारे में मैंने आपको बताया है, ये कौन सी पेंशन का क्या रूल्स होता है, कौन सी पेंशन कैसे दी जाती है, इनको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, आगे जो आपका टॉपिक है बिल्कुल वो है अनुशासन। देखिए अनुशासन का क्या मतलब होता है, किसी भी संगठन में कोई कर्मचारी काम करता है तो अनुशासन मस्ट है। अनुशासन हर व्यक्ति के लिए कंपल्सरी है, डिसिप्लिन। तो यहाँ इस कार्मिक प्रशासन में अनुशासन का क्या मीनिंग होता है उसको हम समझते हैं, डिसिप्लिन से क्या लगता है। प्रशासन में लोक सेवकों की अनुशासन प्रक्रिया का पालन करने का प्रभाव संगठन पर पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। प्रशासन यानी सरकार में लोक सेवकों का जो अनुशासन करने का जो काम है या अनुशासन की प्रक्रिया से गुजरने का काम है, उसका सीधा प्रभाव उस संगठन में पड़ता है। यानी जितना आप अनुशासन में रहेंगे वो संगठन उतना ही सशक्त होगा, उतना ही मजबूत होगा, आपका कामकाज सही तरीके से चलेगा। अनुशासन से एक क्रमबद्ध रूप से सिचुएशन में एक क्रमबद्ध सीक्वेंस में अपना काम चलता है, क्रमबद्ध एक मैनेजमेंट से चलता है, संगठन का मैनेजमेंट से प्रोटेक्ट होता है। इसलिए डिसिप्लिन इज मस्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए संगठन के कर्मचारियों में यदि अनुशासन हो तो संगठन का संचालन सुचारू रूप से चलता है, बिल्कुल सही बात मैंने आपको बता दी पहले, क्योंकि संगठन में जितना अनुशासन होगा, संगठन में कर्मचारी लोग काम करते हैं उसमें जितना अनुशासन सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, वहां का कामकाज उतना ही सही तरीके से चलेगा। कामकाज में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा, हर काम टाइम टू टाइम आपको मिलेगा। वो सब डिपेंड करता है आपके अनुशासन के ऊपर, ठीक है। तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। बिल्कुल, प्रशासनिक कार्यकुशलता का मतलब ये होता है कि आपका जो सरकारी कामकाज है, सरकारी कामकाज की जो स्किल है उसमें ऑटोमेटिक आपकी वृद्धि होगी। आपका जो काम करने का तरीका है, जो काम करने का आपका स्टाइल है, उस स्किल में आपकी ऑटोमेटिक वृद्धि होगी। वो कैसे वृद्धि होगी? जब आप अनुशासन में रहेंगे, आप संगठन में अनुशासन में रहकर काम करेंगे, तब ऑटोमेटिक प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, ठीक है। यदि प्रशासन अपने कर्मचारियों को अच्छे वेतन और सेवा सुविधाएं प्रदान करता है तो कर्मचारियों में भी अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासित रहे। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात कही कि यदि प्रशासन, सरकार कर्मचारियों को बिल्कुल अच्छा वेतन देती है और सारी सुविधाएं प्रदान करती है, सेवा सुविधाएं प्रदान करती है, तो वो कर्मचारियों से भी अपेक्षा करती है कि वो अनुशासित होकर संगठन में काम करें, अनुशासित होकर अपना काम करें। बिल्कुल कोई भी काम उसे सौंपा जाता है तो वो टाइम टू टाइम उस काम को करें और निश्चित टाइम पीरियड में काम करके सरकार को सौंपे। तो ये प्रशासन कर्मचारियों से अपेक्षा करती है। कब अपेक्षा करती है? क्योंकि प्रशासन इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रदान करती है कर्मचारियों को, उसके बाद ये कर्मचारी से भी अपेक्षा रखती है कि उन्हें आउटपुट सही मिले। जब हम इनपुट सही दे रहे हैं तो हमें आउटपुट भी सही मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें डिसिप्लिन से रिलेटेड आगे क्या बताया गया है कि अतः सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आचार संहिता बनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। सरकारी कर्मचारियों का जो कामकाज है कैसे हो, उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाई है? आचार संहिता बनाई है। आचार संहिता के ऊपर हमारी पहले भी एक पूरी क्लास हो चुकी है, उस क्लास को आप अच्छी तरह देखें। ऑनलाइन मैंने एक क्लास, एक वीडियो हमारा आचार संहिता के ऊपर बना है, उसमें पूरा मैंने अच्छी तरह से आचार संहिता को डिस्क्राइब किया है कि आचार संहिता क्या होती है, आचार संहिता के क्या नियम होते हैं, आचार संहिता कब बनती है, कैसे बनती है, सारे मैंने अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब किया है। देखिए फिर भी मैं बता देता हूँ, आचार संहिता रूल्स है कर्मचारियों के लिए ताकि वो सही तरीके से काम करें। एक ऐसे रूल्स, और स्पेशली ये इलेक्शन के टाइम में फुलफिल होता है, इलेक्शन के टाइम में रेगुलेट होता है ताकि कर्मचारी उस आचार संहिता के रूल्स के अकॉर्डिंग चले और अपना वर्क करें, ठीक है। आचार संहिता में अनुशासन संबंधी नियम प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। आचार संहिता में क्या किया जाता है? अनुशासन संबंधी नियम प्रक्रिया निर्धारित की जाती है कि आप कर्मचारी अनुशासन में रहकर अपना काम करें। उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं आचार संहिता में, उस नियमों का पालन करना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो होगी अनुशासन से रिलेटेड सारी बातें। अब देखिए अनुशासन की परिभाषा है, आगे जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आ रहा है कि डिसिप्लिन की क्या क्या डेफिनेशन होती है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से डिसिप्लिन की अलग अलग परिभाषाएं बताई है। उन परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस विद्वान ने क्या परिभाषा दी है अनुशासन के ऊपर, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले जो विद्वान है टॉरपे एक लोक प्रशासन के प्रख्यात विद्वान हैं। उनके अनुसार अनुशासन क्या होता है?
अनुशासन का मीनिंग ये होता है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई वह प्रशासनिक कदम है जो कार्य की संबद्धता से रिलेटेड कर्मचारी के दुर्व्यवहार को ठीक करने के लिए उठाए जाते हैं। देखिए, अनुशासन क्या मतलब होता है? अनुशासन वह प्रक्रिया है जो कर्मचारी के व्यवहार और कार्य को ठीक करने के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं ताकि वो कर्मचारी ठीक ढंग से काम करें और अच्छी तरह से वर्क करें। उसके लिए टॉर्पे ने कहा है यही प्रक्रिया है, प्रशासनिक कदम है, एक प्रशासनिक कदम है। अनुशासनात्मक कार्रवाई क्या है? एक प्रशासनिक कदम है ताकि कर्मचारी सही तरीके से चले, सही तरीके से अपना वर्क करे, ऑर्गेनाइजेशन में पूरा टाइम दे, टाइम से आए, टाइम से जाए और अपना सही तरीके से अपना काम काज करे। टॉर्पे ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये एक प्रशासनिक कदम है। अनुशासनात्मक कार्रवाई क्या है? एक प्रशासनिक कदम है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट विद्वान है आगे हेमंत, जो लोक प्रशासन के प्रख्यात विद्वान है। उनके अनुसार अनुशासन की क्या परिभाषा होती है उसको आप समझिए कि अनुशासन एक व्यवस्थित व्यवहार है। अनुशासन क्या है? एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित व्यवहार है। यानी अनुशासन एक ऐसा नियम है जिसको ऐसे सेट किया गया है जो बिल्कुल क्रमबद्ध है, उसके अकॉर्डिंग ही कर्मचारी संगठन में काम करते हैं और जितना उसको फॉलो करेंगे उतना ही अच्छा आउटपुट उनको मिलेगा। आउटपुट किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को। ठीक है, यह उद्यम की एक शर्त है। उद्यम यानी कोई भी एक फर्म होती है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसकी एक शर्त है कि जिसमें व्यवस्थापन है और जिसमें उद्यम के सदस्य उन स्वीकृत मापदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं। यानी उद्यम की एक शर्त है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसकी एक शर्त है जिसमें व्यवस्था सही बनी रहे और उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग वो अपना काम करे, उद्यम की शर्त के अकॉर्डिंग अपना काम करे, उसके नियमों के अकॉर्डिंग अपना काम करे, यानी जो भी मापदंड बनाए गए उनके अकॉर्डिंग अपना व्यवहार करते हैं कोई भी कर्मचारी। ठीक है, जो संगठन की आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। जो संगठन की आवश्यकता है, यानी कोई संगठन है उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उसकी क्या नीड है, उसकी आवश्यकता के अनुसार वो मापदंड सेट किए जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा वो उस उद्यम के मापदंड सेट किए जाते हैं और उस मापदंडों के अकॉर्डिंग ही कर्मचारी अपना वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अनुशासन नकारात्मक अथवा सकारात्मक दोनों तरह का हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अनुशासन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का हो सकता है। अब दोनों तरह का कैसे हो सकता है उसको मैं आगे आपको बताता हूँ कि अनुशासन दोनों तरह का कैसे हो सकता है, नकारात्मक कैसे हो सकता है तो सकारात्मक कैसे हो सकता है। अब देखिए, नकारात्मक से तात्पर्य यह है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई दंड है। नकारात्मक से ये तात्पर्य है कि कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई अगर करते हैं तो वो दंड का रूप ले लेती है। ये तो है उसका नेगेटिव मीनिंग अनुशासन का। और सकारात्मक कैसे है? सकारात्मक का मीनिंग ये होता है कि इसका अर्थ प्रशिक्षण से है। सकारात्मक का रूप ये होता है कि कोई भी कर्मचारी उसको ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें आत्मनियंत्रण, चरित्र और नियमितता आती है। किसी भी कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग से स्किल में निखार आता है। आत्मनियंत्रण, चरित्र और उसके नियमितता यानी रेगुलरिटी में निखार आता है। ये तीनों गुण उस कर्मचारी में डेवलप होते हैं। ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक का क्या मीनिंग होता है अनुशासन में, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, और इस प्रकार से कार्य में कुशलता आती है। बिल्कुल, सकारात्मक में ये होता है कि कर्मचारी जितना स्किलफुल होगा उसके कार्य में कुशलता उतनी अधिक आएगी और वो गवर्नमेंट को जो भी काम गवर्नमेंट ने उसको सौंपा है उसमें उतना ही अधिक वो आउटपुट दे पाएगा, उतना ही सरल, सहज और बिल्कुल व्यवस्थित आउटपुट वो गवर्नमेंट को प्रदान कर पाएगा। कब प्रदान कर पाएगा? जब उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके स्किल में निखार आएगा, तब वो अपना आउटपुट अच्छी तरह से दे पाएगा। ठीक है, अब देखिए इस आज की क्लास और वीडियो में आगे इसमें क्या बताया गया है कि अनुशासन सुधारात्मक या पूर्वकर्मिक भी हो सकता है। देखिए दो वर्ड आए, सबसे पहला वर्ड है सुधारात्मक या पूर्वकर्मिक भी हो सकता है। देखिए इसका क्या मीनिंग होता है? सुधारात्मक का मतलब ये होता है कि अनुशासन की जो प्रक्रिया चलती है उसमें आप कुछ चेंज भी कर सकते हैं, सुधारात्मक भी हो सकता है। पूर्वकर्मिक यानी पहले से जो नियम निर्धारित किए गए अनुशासन के वो भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन अनुशासन में लागू हो सकती है। अनुशासन प्रकृति क्या है, अनुशासन नेचर क्या है, ये इस बात पर आधारित होता है कि ये जानबूझकर किए गए असामान्य व्यवहार के घटने के पहले या घटने के बाद इसे प्रभाव में लाया जाता है। देखिए अनुशासन प्रकृति क्या है, इसमें क्या बताया गया है, असामान्य व्यवहार को इंडिकेट किया गया है। असामान्य व्यवहार यानी किसी कर्मचारी का असामान्य व्यवहार घटने के पहले हो या घटने के बाद हो, ऐसा हो सकता है। ये अनुशासन की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। यही अनुशासन प्रकृति है कि कर्मचारी का व्यवहार कैसा है, उसका असामान्य व्यवहार है या जो भी घटना घट गई उसके पहले है या बाद में है, दोनों कंडीशन उस पर लागू हो सकती है। ठीक है,
नेक्स्ट, अनुशासन प्रभावी होने के लिए क्रमबद्ध व धीरे धीरे निर्धारित चरणों के द्वारा आगे बढ़ती है। देखिए, अनुशासन प्रभावी होने के लिए अनुशासन कब प्रभावी होगा? एक तो वो क्रमबद्ध होगा या धीरे धीरे निर्धारित चरणों में के द्वारा वो आगे बढ़ता है। अनुशासन इफेक्टिव कब होगा कि वो धीरे धीरे बढ़ेगा आगे, और निर्धारित जो उसके अनुशासन के चरण है उसके माध्यम से वो आगे बढ़ेगा, तब जाके वो अनुशासन प्रभावी होगा। ठीक है, तो ये जो आज की क्लास हुई है, अवकाश के लाभ से हमने क्लास स्टार्ट की थी। अवकाश के यानी गवर्नमेंट कर्मचारियों को क्या क्या अवकाश के बेनिफिट दिए जाते हैं, उसमें फिर हमने पेंशन के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी पेंशन है, किस किस टाइप की पेंशन है जो कर्मचारी को दी जाती है। हर पेंशन को मैंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। फिर अनुशासन हमने पढ़ा है कि अनुशासन का संगठन में क्या योगदान रहता है, कैसे अनुशासन में रहकर कर्मचारी काम करता है, उसके क्या क्या रूल्स है, वो सारी चीजें आज की इस क्लास में हुई है, आज के इस वीडियो में हुआ है। तो मुझे आशा है कि वीडियो को आपने शुरू से एंड तक अच्छी तरह से देखा होगा, सुना होगा, उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन की होगी। आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें, सुने, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। क्रमबद्ध हमारी क्लासेस चल रही है, टॉपिक वाइज हमारी क्लासेस चल रही है, सिलेबस वाइज हमारी क्लासेस चल रही है। जो IAS मेंस का लोक प्रशासन में आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस यहाँ चल रही है, और हर बिंदु हर टर्म को मैं यहाँ अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो आज की हमारी क्लास है, कार्मिक प्रशासन की नंबर 10 क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और नेक्स्ट क्लास इसका हम आगे देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन, आज की इस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन कब दिमाग में आएगा? जब आप क्लास को अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ सकता है, उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, हर क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, आज की इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।